हेलो एवरीवन। आई होप कि आप अच्छे होंगे और घर पे होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में आपके जो लास्ट सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है CMAD, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। टोटल थ्योरी पे आपका पेपर बनता है। इसमें किसी प्रकार कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होता है और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप इसको अगर प्रैक्टिकली तौर पे अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टार्टिंग में क्या है कि कुछ ऐसे इसको क्लासीफाई किया गया है। इस सब्जेक्ट को सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने 4 पार्ट में इसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसा कि पहले पार्ट में इन्होंने डिस्कस किया है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, और सेकंड इन्होंने अकाउंट्स के बारे में बताया है, और थर्ड आपका है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंड थर्ड आपका एंड देन लास्ट आपका है फोर्थ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, ठीक है। तो इसी के बारे में हम क्या क्या करना है, स्टडी करते जाना है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि जो आपका पहला पार्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इसी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर वाइज जो भी इसमें दिया हुआ टॉपिक इसको कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये टोटल बेस्ड आपका जितने भी आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसा कि हमने प्रीवियस साल के पेपर को भी देखा है और आप लोग भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपको भी मिल जाएगा पेपर। तो इससे पता चल जाता है कि जो आपका पेपर बन रहा है सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है आपको कि ये सब्जेक्ट आपका टोटल थ्योरी है और इसमें मार्क्स बच्चे ला ही देते हैं 30-35 इसके अराउंड आ जाता है। जो जिसका जैसा लिखने का स्किल्स ज़्यादा अच्छा होता है वो अच्छा नंबर लाते हैं, जिनकी स्किल्स थोड़ा सा लिखने की थोड़ा सा कम है वो कम नंबर लाते हैं। तो फाइनली आई होप कि आप लोग इसको अब इंजॉय के साथ पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, CMAD जिसका नाम है। और आपको पता ही है क्राइटेरिया मैथ्स का वही होता है, मैक्सिमम 50, ठीक है, 50 का, और मिनिमम आपको 70 यानी कि 70 का होता है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस सब्जेक्ट पढ़ना है ताकि हमारा जो एग्ज़ाम आपके सेमेस्टर जब भी हो, लॉकडाउन के बाद से जब भी आपके निर्णय लिया जाता है कि एग्ज़ाम होंगे, उस दौरान आपको क्या करना है, इसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि उस समय हम पेपर में हम आसानी से जो क्वेश्चंस होते हैं आपके उसको हम लोग क्या करें, आसानी से सॉल्व कर सके गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को लास्ट सेमेस्टर है तो पेपर आपके मान के चलिए कि होना ही होना है, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करिए हर सब्जेक्ट पे भी। और जैसे आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे एस्टिमेटिंग कास्टिंग करके है आपका एवोल्यूशन, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और स्टील स्ट्रक्चर का आपका सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। और इस सब्जेक्ट पे थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन फिर भी इसको डेली आप थोड़ा सा टच में इसको रहेंगे तो आपको काम चल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में इसमें हमको पढ़ना क्या है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है गाइस वो है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपके जितने कुछ छोटे छोटे फर्म होते हैं उनको आपको जानने की आवश्यकता जरूरी है, ठीक है। तो आप उसको जान सकते हो क्योंकि आपके क्वेश्चन जो बनते हैं इन्हीं चीज़ों से आपके बनते हैं, ठीक है। जैसे इसके जो बेसिक बेसिक टर्म होते हैं इसमें कि मैनेजमेंट क्या होते हैं, मैनेजर क्या होते हैं, ठीक है। और आपके जो आपके क्लासिफिकेशन होते हैं किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वो क्या होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं छोटे छोटे आप देख सकते हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है आपके जो सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। छोटा सा एक जैसे हर बार क्वेश्चन मैंने देखा है कि इसको पूछते हुए कि किसी भी निर्माण उद्योग के लिए क्या क्या हमको आवश्यक संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, और वो अगर ना रहे हैं तो हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में क्या कठिनाइयाँ या फिर यहाँ क्या बाधाएँ आ सकती हैं, ठीक है। या फिर जो आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है उनका क्या किसी भी प्रोजेक्ट में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है या किसी कंस्ट्रक्शन टीम का, ठीक है। और किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो आपका प्रबंधन का सिविल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्या होता है, ठीक है।
डिस्कस कीजिए। इसमें आपके टॉपिक में पहले यूनिट में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि कभी कभी पूछता है कि जो आपके फंक्शन होते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के, वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। हर एक मैं जो आपको बोल रहा हूँ सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे ही आपका पहला यूनिट खत्म होने वाला होगा, हम जैसे ही पहला यूनिट खत्म होगा, हम तो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चालू कर देंगे, ठीक है। जो कि एग्ज़ाम में पूछते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो बीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ताकि हम जो क्वेश्चन कर सकें आसानी से, उसको नंबर ला सकें, गेन कर सकें, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला यूनिट, जिसका नाम है सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है भाई। कंस्ट्रक्शन से सभी लोग जानते हो, जैसे सिविल इंजीनियर तो आपको पता ही होगा कि निर्माण क्या होता है। भाई कोई चीज़ हम बना रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ हम बना रहे हैं, तो बनाने के लिए हमें किसी संसाधन की आवश्यकता पड़ती है ना, जैसे मनी, मैन पावर, ठीक है, मटेरियल। ये सब चीज़ों से क्या करते हैं, हम किसी चीज़ की रचना करते हैं, ठीक है। ये सब जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, उनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की रचना करते हैं। और वही रचना आपका जो होता है, जो एक्चुअली जो रियल में बन कर आता है सामने आपके, वही आपका क्या कहलाता है, निर्माण कहलाता है, ठीक है। अब चूँकि सिविल इंजीनियरिंग का बात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर कहेंगे कि सिविल कंस्ट्रक्शन में आपके जितने भी आपके कह सकते हो सड़क हैं, या फिर बिल्डिंग्स हैं, रेलवेज़ हैं, डैम्स हैं, ठीक है, सब जितने हैं सब क्या होते हैं, आपके सिविल इंजीनियरिंग के सॉरी जो आपके कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं सिविल के, बेसिकली ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि किसी भी निर्माण कार्य करने के लिए भी, जैसे हमने बताया आपको कि श्रमिक के साथ साथ सामग्री, धन का भी होना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपके एक अच्छे, ठीक है, अच्छे मैनेजर की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि मैनेजर क्या करता है कि इन सारे संसाधनों को एक बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके परियोजना को निर्धारित समय के अंदर क्या करता है, इसको कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं, उनको कंसीडर करता है कौन कौन सुपरविजन करता है, वो मैनेजर करता है, ठीक है। तो आप यहाँ सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपका निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। जो आपका निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, निर्माण आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी देखा कि कोई भी निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसके लिए कितने हमको रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि अगर वो रिसोर्सेज आपके पास नहीं रहेंगे तो शायद प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है, आपके काम में बाधाएं आ सकती हैं, ठीक है। और यहाँ तक ये भी हो सकता है कि आप काम बीच में रोकना भी पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो आपका जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है। आप तो जानते होंगे कि मैनेजर क्या होता है। भाई मैनेजर का तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता ही है किसी सिविल प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब आती है कि बात मैनेजमेंट का, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रबंधन बोलते हैं जिसको। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि मैनेजर क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ओपिनियन के हिसाब से कि माय ओपिनियन जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है। तो आपको पता है कि भाई कोई भी मैनेजमेंट क्या करता है, अच्छे से अच्छे काम कराने का, अपना जो स्किल्स है उसको डेवलप करने का प्रयास करता है, लोगों से अच्छे से काम कराने का प्रयास करता है, ताकि उसके जो एक्टिविटी हैं उनको हम क्या कर रहे हैं कि संतोषपूर्ण ढंग से व्यवस्थित कर सकें, ठीक है। और ये जो व्यवस्थित करने की जो कला है ना, ये जो व्यवस्थित करने की जो कला है, उसी को हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एक लाइन याद आ जा रहा है कि अगर इसको डिफाइन किया जाए तो कुछ इस प्रकार बनता है कि किसी लक्ष्य को, ठीक है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों तथा आवश्यक एक्टिविटी को संतोषपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने की जो कला होती है, एक बार फिर से गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा। जो आपका प्रबंधन होता है, और मैनेजमेंट जो होता है, उसको क्या कैसे बनने उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों तथा आवश्यक एक्टिविटी को संतोषपूर्ण ढंग से, ठीक है, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हो रहा है, और इसी व्यवस्थित ढंग की जो कार्य करने की जो कला होती है, ठीक है, इस व्यवस्थित ढंग की जो कार्य करने की जो कला होती है, वही हम लोग जनरली क्या बोलते हैं,
उसी को हम लोग बोलते हैं आपके प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, नो डाउट यहाँ तक एकदम क्लियर होगा कि हम एक दूसरे से बस रिलेट करते हुए चलेंगे। जैसे निर्माण क्या होता है, ठीक है, वो इससे रिलेटेड मैनेजर क्या होते हैं, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसी भी। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं कि आप अंडरस्टूड हो इस चीज़ से ऐसा नहीं है, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है उस काम को, समझना मेरी बातों को। तो बड़े बड़े निर्माण कार्यों में कोई भी व्यक्ति अकेला काम उसमें इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाता है। तो हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन टीम के बाद काम करते हैं, कि एक निर्माण दल के रूप में काम करते हैं, ताकि हमारा जो काम होगा वो काफ़ी इफेक्टिव होगा। ठीक है, इसके साथ साथ कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर ये बताइए कोई मैनेजर है, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, मतलब मतलब होता है ना क्वालिटी किसी भी प्रबंधक के या फिर किसी मैनेजर के, तो कुछ प्रॉपर्टीज obvious सी बात है होना ही चाहिए, तभी तो ये कहा जा सकता है कि हाँ ये इनके देख रेख में या फिर इनके सुपरविजन में जो काम हुआ है वो बेटर हो सकता है। वो बिहाफ क्या हो सकता है, वो किस आधार पर कहा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी मैनेजर होते हैं ना, ठीक है, जो भी मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनको अपने एक्टिविटी का जो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी है उसका पूर्ण ज्ञान होना या फिर अनुभव का होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी से क्या होते हैं थोड़ा परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जिसको उस क्षेत्र का उस चीज़ का उस विषय का ज्ञान होगा या अनुभव होगा, तो अभी सी बात हो क्या होगा, उसके अंदर एक प्रॉपर्टीज़ तो है, एक गुण तो उसके अंदर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोग सोच सकते हैं क्या हो सकता है, सोचिए जरा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है किसी अच्छे, अगर हम मैनेजर को अच्छा कहें, तो सबसे बड़ी बात है कि कोई अगर अच्छा मैनेजर है तो उसके जो कार्य करने की तकनीकी है उसमें काफ़ी सारा मतलब अलग होता है। ठीक है, लोगों में तालमेल बनाए रखना, ठीक है, श्रमिकों में और या फिर बड़े अधिकारियों में कि जो बीच का जो उनका समन्वय है, आपस में तालमेल है, उसको भी बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है कि किसी भी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हुआ, अगर वहाँ पे चाहे कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ही हुआ, वहाँ पे कोई मैनेजर काम कर रहा है, तो अगर सभी चीज़ें व्यवहारिक ज्ञान उसके पास हैं तो उनके सब वो अब इस बात अपने काम को क्या कर सकता है, बहुत ही आगे जा सकता है। ठीक है, और वो सबसे बड़ी बात है जो आपका थर्ड पॉइंट बन के आता है कि जो कार्यस्थल पे जो श्रमिक होते हैं उनकी क्षमता के अनुकूल ही क्या करता है, वो काम लेना चाहता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है उनको अगर कोई अच्छा मैनेजर है तो अपने जो आपके साथ काम करने वाले श्रमिक होते हैं, ठीक है, उनकी देख रेख उनकी सुरक्षा के बारे में भी सोचना क्या होता है कि अच्छे मैनेजर का कर्तव्य बनता है। ठीक है, यानी कि उनके प्रति मतलब अच्छा दृष्टिकोण बनाए रखना। ठीक है, और उनके उनकी देख रेख करना कह सकते हो, ताकि वो काम को करते वक्त किसी प्रकार से उनके रास्ते में बाधाएँ ना हो, किसी प्रकार कोई चोटिल ना हो। ये सब चीज़ें उन पे क्या करता है कि फॉलो करता है कि वो जहाँ भी काम करें हमारे प्रोजेक्ट में वो अच्छे से काम करें, तालमेल के साथ काम करें और काम के अनुकूल ही काम करें। जैसा उनके प्रति काम मिल रहा है उस क्षमता के अनुसार काम करें, ताकि किसी प्रकार कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आपके काम में बाधा ना आने पाए। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि इसमें क्या होता है कि सबसे लास्ट पॉइंट ये कहना चाहता हूँ मैं कि किसी भी, ठीक है, आपके जो भी मैनेजर होते हैं उनका जो भावनात्मक दृष्टिकोण होता है, ठीक है, कार्य के प्रति, वो बहुत अच्छा बना रहता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट होते हैं आपके, अगर अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से बना रहता है कि कोई एक मैनेजर है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ को आप चाहो तो व्यवहारिक रूप में आप समझ खुद सोच लो कि अगर आप एक मैनेजर हो, ठीक है, आप कहीं काम करा रहे हो, तो आपको काम कराने का तकनीकी अगर पता नहीं रहेगा, ठीक है, तो obvious सी बात आप नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें वर्किंग कंडीशंस को देख के क्या होता है कि हाँ, आपको पता चल जाता है कि काम हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी मैनेजर अगर अच्छा वास्तव में है, कार्य का अनुभव है उसके पास, स्किल्ड है, काम कराने का तकनीकी है, लोगों के अंदर सामंजस्य बैठाने का जो कला है वो है, तो अभी सी बात है वो मैनेजर कहीं ना कहीं अपने लेवल पे क्या है, अच्छा ही है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ है जो कि अपने काम में आगे उसको बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद से एक टॉपिक आता है टर्म छोटा सा कि जो आपका
क्लासिफिकेशन किया जाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, वो कितने टाइप्स किया जा सकता है। तो गाइस इसमें विशेष तौर पे इसको 3 टाइप्स के कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका क्लासीफाई है जैसे हल्का निर्माण, इसको बोलते हैं लाइट कंस्ट्रक्शन। देन सेकेंड आपका होता है भारी निर्माण, इसको बोलते हैं हैवी कंस्ट्रक्शन। एंड थर्ड होता है आपका औद्योगिक निर्माण, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। अब बात होती है जैसे हल्का निर्माण है, लाइट कंस्ट्रक्शन है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि किसी लाइट कंस्ट्रक्शन के लिए किसी बड़े प्लानिंग या फिर किसी बड़े रिसोर्सेज की आवश्यकता जनरली नहीं पड़ती है। और कोई छोटा हल्का प्रोजेक्ट है, लाइट कंस्ट्रक्शन है, तो हम अब ये सी बात है वहाँ पे बहुत बड़े आयोजन, जिसको हम लोग प्लानिंग कहते हैं, या फिर जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इन कार्यों के निर्माण में हम जनरली जो भी आपका सिविल साइट पे जैसे ईंट पत्थर या फिर जो आपके टिम्बर वगैरह होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उपयोग करके हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है, और चूँकि लाइट कंस्ट्रक्शन है तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो लागत होती है ना, वो लागत जो है कम आती है इसमें। कह सकते हो आप लाख रुपए तक मतलब आ जाता है इसमें बजट। ठीक है, और इसके अंतर्गत जितने भी आपके एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहो कि क्या-क्या निर्माण हो सकते हैं, तो इसमें आपके स्कूल, कॉलेज, आवासीय रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो होते हैं, ठीक है, या फिर जो छोटे-मोटे सड़कें होती हैं, या फिर जो सीवर सिस्टम होता है, सीवरेज सिस्टम जो होता है उसको, जो भी है ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका आएगा लाइट कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद जो आपका कंस्ट्रक्शन आता है उसका नाम है हैवी। जैसा कि आपको नाम से पता है कि अगर जब कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइट वे में लाइट कंस्ट्रक्शन उसको कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके में दो चीज़ देखने को मिल रहा है। पहला चीज़ तो उसमें जो आपका प्लानिंग है या फिर जो रिसोर्सेज हैं उसकी आवश्यकता बहुत कम देखने को मिल रही। रिसोर्सेज आवश्यकता तो है, संसाधनों की आवश्यकता तो है, लेकिन उस बिहार पे उस लेवल तक थोड़ा कम है, और जो उसका लागत आ रहा है किसी भी प्रोजेक्ट का बनाने में वो थोड़ा कम है। तो हम इसलिए इसको बोल देते हैं क्या, जनरली बोल देते हैं लघु निर्माण बोल देते हैं। ठीक है, या फिर लाइट कंस्ट्रक्शन बोल देते हैं आम वे में। ठीक है, और बात आती है जब भारी कंस्ट्रक्शन का, तो भारी में आपको पता ही है कि इसका जो लागत होगा, obvious सी बात है, लघु से ज़्यादा ही होगा। तो जब भारी है तो कहीं ना कहीं इसका जो लागत होगा गाइस वो करोड़ों रुपए में हो सकता है। ठीक है, मेजर प्रोजेक्ट जो भी जनरली इसमें अंतर्गत इसको शामिल होंगे। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि जो बड़े बड़े पूरे निर्माण होते हैं उनके लिए हमें निर्माण सामग्री के तौर पे और उसमें जो उपकरण यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, श्रमिक की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, और इस पैमाने पर जब हम काम करते हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो आपका प्लानिंग आयोजन होता है या फिर जो रिसोर्सेज होते हैं किसी भी चीज़ों की नीड्स होती है वो ज़्यादा होती है। किस केस में, तो आपके भारी निर्माण के केस में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भारी निर्माण कार्य होगा तो कहीं ना कहीं आपका लागत जो होगा वो अधिक ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। और इसके अंतर्गत हम जितने भी कुछ इस टाइप के कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जैसे आपके कह सकते हो कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो भी हैं, ठीक है, या फिर बड़े बड़े अस्पताल हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जैसे महामार्ग या फिर रेलवे का हो गया, टनल हो गया, ब्रिजेज़ हो गए। ठीक है, ये सब जितने भी आपके देखने को मिल रहा है ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब आपके हैवी कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि ये सब चीज़ें क्या हैं कि आपको समझने वाली बात है कि जब बात क्लासिफिकेशन की करता है, और ये आपको जानने की ज़रूरत होती है कि कब लघु होगा, कब आपका हैवी होगा, कब इंडस्ट्रियल होगा। इसमें 2-3 पॉइंट आपको कंसीडर करना है। पहला चीज़, लागत कितना आ सकता है और कितने आपके रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती थी। जैसा रिसोर्सेज आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कहीं ना कहीं हैवी है। ठीक है, और देन इसके बाद से आपका आता है थर्ड आपका जिसका नाम है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, औद्योगिक निर्माण। ठीक है, औद्योगिक निर्माण, तो अब ये सी बात है, इसमें जितने भी आपके बड़े बड़े जो प्लानिंग किए जाते हैं, जैसे ताप बिजली उत्पादन करिए जिसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, या फिर जो स्टील का प्लांट है, या फिर ऑयल का, ठीक है, या फिर पेट्रोकेमिकल्स फैक्ट्रियाँ हैं, उर्वरक प्लांट हैं, या फिर चीनी मिल हैं। इन सबको डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग जैसे सिविल अभियंताओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सिविल का काम जो होगा अपना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, या फिर कोई फैक्ट्री बैठा रहे हैं तो उसमें जो स्पेशली उनका जो फील्ड होता है, जैसे यार मैकेनिकल का काम है तो वो अपना मैकेनिकल का करेंगे, विद्युत का है
इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल वालों का करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चीज़ याद रखिएगा आपको कोई भी निर्माण कार्य आपका बेसिकली 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। पहला लघु निर्माण, दूसरा बाहरी निर्माण और तीसरा औद्योगिक निर्माण, ठीक है। तो गाइस थोड़ा बीच बीच में खांसी आ रहा है, तो डोंट वरी, इससे आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी आपका परियोजना या फिर निर्माण परियोजना जो स्टार्ट हुआ है, तो हम उनको किन किन चरणों में इसको निपटा सकते हैं, ठीक है। तो इसके में भी कुछ टर्म होते हैं, जैसे कभी भी हम कोई चीज़ सोचते हैं ना कुछ बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने माइंड सेट में एक होता है कि हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं कि इसमें 3 टर्म होते हैं। पहले ये जान लीजिए, परिकल्पना होते हैं और डिज़ाइन होते हैं और देन रियलाइजेशन होता है उसका, यानी समापन होता है। तो कोई चीज़ हम एक्चुअली में जब सोचते हैं कोई चीज़ को बनाने के लिए, करने के लिए, तो सबसे पहले माइंड में सेटअप होता है कि वो एक्चुअली में बनाना क्या है। तो एक्चुअली में होता क्या है इस चीज़ में, परिकल्पना में, कि हम सोचते तो कुछ हैं, कुछ समय में कुछ सोच लेते हैं कि ये बनाना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम विचार तो रखते हैं अपनी बातों को, लेकिन वो विचार जो एक्चुअली में कंप्लीट होता है वो कुछ सालों के बाद हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जैसे भाखड़ा बांध का जो विचार जनरली किया गया था वो 1902 में किया गया था, लेकिन एक्चुअली में जो उसका वास्तविक निर्माण हुआ वो 1946 में जाकर शुरू हुआ। तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है, कि हम जो सोच रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है, सोचा कभी जा कभी और रहा है, बन कभी और रहा है। तो यानी कि जो परिकल्पना होती है, विचारधारा होती है, सबसे पहले वो मन में आती है, ठीक है। मन में आती है कि हमको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो और कोई भी प्रोजेक्ट आपका है अगर, ठीक है, परिकल्पना कर रहे होते हैं, तो अभी इसकी बात है तो उसके द्वारा जो भी आपके उसके मालिक होते हैं उस विभाग के, उनके द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो एज ए सलाहकार के रूप में व्यवसायिक परामर्श जो देते हैं वो जनरली आपके अभियंता और आर्किटेक्ट वगैरह और लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। जब हमने परिकल्पना कर लिया, सोच लिया कि हमको एक चीज़ बनाना है, ठीक है, सोच लिया हमको एक चीज़ बनाना है, तो हमने क्या किया, विकल्पना करना चालू किया, उन्हें डिजाइन करना चालू किया, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए हमको उस परियोजना के लिए फाइनेंस की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है, और लैंड की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। और उस संरचना को कंप्लीट करने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें नक्शे या फिर डिटेल एस्टीमेट और या कह सकते हो कि निर्माण विशिष्टियाँ भी हम क्या करते हैं, जनरली तैयार करते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में एक बन कर आता है कि जो आपका रियलाइजेशन होता है, समापन, ठीक है। आपको पता है कि जब हम डिज़ाइन करते हैं तो नक्शे के माध्यम से हमने क्या किया, स्टार्ट किया, डिज़ाइन तैयार हो गया आपका मैप, और काम शुरू हो गया, ठीक है, काम शुरू हो गया। और देन कुछ समय पश्चात आप पाएंगे, कुछ मंथ के बाद, जैसा आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, कि आपको वो काम क्या हुआ, कंप्लीट मिलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कहने का सेंस मेरा है कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि आपके कितने स्टेजेस हो सकते हैं किसी भी निर्माण परियोजना के, तो उसमें जनरली हम 3 चीज़ें आप दिमाग में माइंड सेट होकर चलेंगे। पहला परिकल्पना, सेकेंड आपका विकल्पन, और देन आपका समापन, ठीक है। नो डाउट, शायद क्लियर हो गया होगा इस बात से कि एक्चुअली में हमको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी हम कोई निर्माण कार्य होता है तो उस दौरान हमको क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है कि उस चीज़ का हमें उस कार्य के दौरान, ठीक है, जो आपका सुपरविज़न है या फिर जो आपका इंस्पेक्शन है क्वालिटी को लेकर के, या फिर ड्यूरेबिलिटी को लेकर के, या फिर सामर्थ्य को लेकर के, वह क्या होता है कि इस पर हम लोग नज़र रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। अगर ऐसा पूछता है कि स्टेजेस, तो उसमें पहला आपका होता है, स्टार्टिंग में आपका पहला होगा परिकल्पना, देन आपका जैसे हमने सोचा उसके बाद हमने डिज़ाइन किया, देन आपका समापन, ठीक है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जस्ट इसी में, ये वास्तव में इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में देखने को एकदम मिल सकता है।
मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कई बार पूछे हैं एग्ज़ाम में, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कि आप इसको थोड़ा इसको फोकस करके जाना एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोई निर्माण उद्योग है, उसके लिए हमें कितने मतलब कितने रूप में या फिर कितने कितने हमको आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक टर्म आता है कि 5M करके हम लोग इसको जनरली याद करेंगे, ठीक है। इसमें याद रखना है कि इसको हम लोग 5M के नाम से, अंग्रेजी के 5M जो होते हैं, एम 5M। तो इसमें जो आपका 5M होता है, 5M का मतलब होता है, इन 5M को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज अभी तक का जो रिसोर्सेज है, ठीक है, ध्यान देना। 5M यानी कि पहला अगर M लिखते हैं अगर हम, तो पहला M का मतलब होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी। जैसा कि आप नोट्स में देख रहे होंगे, मेंशन भी मैंने किया है। तो जो आपका पहला M का मतलब होता है वो होता है मनी यानी पूंजी, ठीक है। सेकेंड M का मतलब होता है सामग्री, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं मटेरियल। और थर्ड M का मतलब होता है मशीनरी, जिसको हम लोग जनरली औजार या उपकरण बोलते हैं। चौथा M का मतलब होता है मैन पावर यानी श्रमिक या फिर लेबर, इसको जनरली कह सकते हैं। एंड देन लास्ट M आपका सबसे लास्ट M का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इन 5M का मतलब आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा। इन 5 का मतलब अगर आप 5M ही याद रहेगा ना, तो एग्ज़ाम में आपको लिखते जाओगे, क्योंकि सारे का मतलब आप समझ रहे हो कि जितने भी हमने रिसोर्सेज बताए हैं, अगर इनमें से एक भी एब्सेंट रहा तो आई थिंक जो आपका प्रोजेक्ट बन रहा होता है वो शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसको पूरा करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इन 5M में 5M का होना ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे पहले जो आपका M आता है उसको बोलते हैं मनी। और आपको पता है कि किसी भी परियोजना को अगर हमको मूर्त रूप देना है, ठीक है, तो सर्वप्रथम हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले हम हर प्रोजेक्ट में जो भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसमें कहीं न कहीं मनी की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम निर्माण काम करा रहे हैं और आपके पास आवश्यक धन की जो कमी है, अगर वो रह गई, तो कहीं न कहीं आप जब काम कर रहे हो ना, कोई भी किसी भी स्टेज में, वो रुक जाएगा। अगर जहाँ भी पैसे कमी हुआ तो कहीं न कहीं काम बीच-बीच में रुकने पे कगार पे भी आ सकता है, ठीक है? रुकने के कगार पे भी आ सकता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि क्या होता है कि जो हम समय देते हैं, जो धन लगाते हैं, इन दोनों का मतलब व्यर्थ चला जाता है। इन दोनों का जो उस समय का यूटिलाइज़ेशन था वो सब व्यर्थ चला जाता है। कारण क्या है कि अगर मान लीजिए पूँजी नहीं है, हमने कुछ ऐसे मटेरियल बनाए और जहाँ हमको आवश्यकता पड़ा कि अभी विशेष आवश्यकता है, पूँजी चाहिए, पूँजी नहीं है, तो वो सामान नहीं मिल पाएगा नहीं। अगर सामान जैसे ही नहीं मिल पाएगा तो आप ऑब्वियस सी बात है, कहीं न कहीं आप फिर क्या करोगे कि अपने काम को रोकना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट आप जितने इसमें रिसोर्सेज़ होते हैं, इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है आपका पूँजी। इसको हम लोग जनरली सभी लोग जानते हैं। कोई बिज़नेसमैन होता है तो भी वो किसी भी स्टार्ट करने से पहले उसको पता ही है कि हमको मनी ही चाहिए होता है। मनी से ही आपका सारा कुछ उसमें क्या हैंडल कर सकता है, ठीक है। पहला आप इस बात को समझ लीजिएगा कि मनी कितना इम्पोर्टेंट है, पूँजी कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी कंस्ट्रक्शन मतलब कह सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, जो आपको प्रोजेक्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन का, उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पूँजी। सेकंड आपका होता है आपका जनरली इसको बोलते हैं सामग्री, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए कार्यस्थल पर हम आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो जो कार्य की प्रगति होता है वो रुक जाता है। इस बात से आप लोग सहमत होंगे, आई होप कि आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि अगर हम जहाँ भी साइट पे काम कर रहे हैं, अगर वहाँ मटेरियल नहीं पहुँच पाएगा समय से, तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारा जो काम है वो बाधाएँ बनी रहेंगी उसमें, वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप कोई सामग्री बाहर से मंगा रहे हो, ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर वे में परिवहन का जो व्यवस्था है उसको करना है, उसमें कोई सी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं अगर साइट पे मटेरियल का मतलब अनुपस्थिति रहता है तो obvious सी बात है काम में कहीं न कहीं बाधा पड़ने वाला है। तो सेकंड पैरामीटर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, सामग्री होना बहुत ज़रूरी है कोई भी काम को करने के लिए। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद रखते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। और सबसे लास्ट चीज़ है आपका औजार तथा मशीनरी, ठीक है, औजार तथा मशीनरी। तो हम इसे याद रखेंगे गाइस कि जो आपका कोई भी हम चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो या फिर बड़ा हो,
ठीक है, या फिर कोई हम हाथों से काम कर रहे हैं या फिर मशीनों से काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि आपको जैसे मशीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मिट्टी काटना हुआ, ढोना हुआ या कंक्रीट को मिक्स करना हुआ, डालना हो या फिर उसको कॉम्पैक्शन करना हो, ठीक है? या फिर जितने भी वाइब्रेटर मशीन होते हैं, ठीक है? क्रेन होते हैं, रोलर होते हैं, ये सब क्या हैं? ये सब इक्विपमेंट होते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहाँ जिसकी यूज़ होती है उसको वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर है ना? क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।